हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आर्मी पर्सन्स या डिफेंस पर्सन्स के लिए ITR 2 की फाइलिंग सीखेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि डिफेंस पर्सन्स के लिए ITR 1 होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कौन सा ITR फाइल करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे, लेकिन अगर सैलरी के साथ साथ आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपके पास क्रिप्टो भी है या आपने ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, तब आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल हो जाती है। और आपके ऊपर कौन सी ITR एप्लीकेबल है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने AIS को डाउनलोड करें और AIS से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ITR आपको फाइल करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरे वीडियो में देखते जाएंगे कि किस तरह से हमें फाइलिंग करनी है, और ये भी आपको बता देंगे कि किस तरह से आप AIS को व्यू करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी ITR आपके केस में एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी फेक डिडक्शंस अपनी ITR में क्लेम नहीं करने हैं, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है और काफ़ी अच्छी खासी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। अगर आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, उसकी रसीदें होनी चाहिए। और अगर आप कोई अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रूफ चाहिए होता है। इस बार फाइलिंग के लिए हमारे पास दो रिजीम्स हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे आएगी तब आपका टैक्स रिफंड हो जाता है, और न्यू रिजीम में फाइलिंग करेंगे तो 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती है तो आपका पूरा TDS रिफंड हो जाता है। इसलिए अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो आप बिना सोचे समझे न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर सकते हैं। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इनकम आ जाएगी 7 लाख पर और आपका TDS पूरा रिफंड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि कौन सी ITR आपको फाइल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे इनकम टैक्स के होम पेज पर। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, यूज़र ID देंगे, पासवर्ड देंगे और अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें सबसे पहले अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। AIS के साथ साथ आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक होना चाहिए फॉर्म 16 और दूसरा हम देखेंगे जब हम AIS को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर हमने TIS स्टेटमेंट को ओपन कर लिया है। ये समरी फॉर्म होती है और इसके बारे में आपको कुछ खास बातें बता देते हैं। आप जहाँ जहाँ भी ट्रांजैक्शंस करते हैं और जिन भी जगहों पर आपका पैन नंबर या आधार लगा हुआ है, वो सारी इनकम्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस स्टेटमेंट में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारी सैलरी से इनकम है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, लॉटरी एंड विनिंग से इनकम है, सेल है सिक्योरिटीज़ की और म्यूचुअल फंड्स की, और हमने परचेज़ किए हैं सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स इस साल में। तो इस केस में ITR 2 एप्लीकेबल है। अगर आपने ITR 1 यहाँ पर फाइल कर दी और जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं गेमिंग के और सिक्योरिटीज़ के, म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने ये सारे ट्रांजैक्शंस अपनी ITR में नहीं दिखाए और ITR 1 फाइल कर दी तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी। आर्मी पर्सन्स और डिफेंस वालों की सबकी ITR इस समय प्रोसेस हो रही है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ITR प्रोसेस नहीं हो रही है। बस फ़र्क इतना है कि आप सही ITR फाइल करेंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगी, और अगर आप गलत फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। AIS को देख लेने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं ITR फाइलिंग। तो ITR 2 को ओपन कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो सैलरी के लिए हमें फॉर्म 16 चाहिए है। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, लेकिन वो अमाउंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इस अमाउंट को आप थोड़ा सा बढ़ा कर दिखा सकते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अमाउंट हम यहीं से ले लेंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड, इसका स्टेटमेंट हमें अपने डीमैट अकाउंट से डाउनलोड करना होगा और वहाँ से हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। अगर वो स्टेटमेंट आपको नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ AIS स्टेटमेंट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है डीमैट अकाउंट वाली, उसी से आप फाइलिंग करें, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो अमाउंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं वो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो चलिए डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, ITR फॉर्म ITR 2 ले लेंगे, प्रोसीड विद ITR 2, लेट्स गेट स्टार्टेड।
टैक्सेबल इनकम मोर दैन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है हमारी 2.5 लाख रुपए की और न्यू रिजिम में 3 लाख रुपए की। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर शेड्यूल्स का सिलेक्शन करना है, कौन कौन से शेड्यूल्स हमें चाहिए होंगे। सबसे पहले इनकम पर जाएंगे, सैलरी का शेड्यूल ले लिया हमने। इसके बाद हम कैपिटल गेन का शेड्यूल ले लेंगे, सेल ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड दिखाने के लिए। अगर हमारे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म है तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे कैपिटल गेन पर, और अगर साथ में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो हम सेकंड वाले पर भी टिक लगा लेंगे। इसके बाद अदर सोर्सेज पर टिक लगा है, शेड्यूल स्पेशल इनकम और कोई रेलेवेंट नहीं है। और जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है वो अदर सोर्सेज में ही आ जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई अलग से शेड्यूल नहीं होता है। अब हम डिडक्शंस पे आएंगे। डिडक्शंस यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये जो ITR फॉर्म है ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है, जहाँ पर कि हमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट्स ओल्ड रिजीम के कंपैरिजन में काफ़ी कम हैं। अगर हम ओल्ड रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो हम जब आगे प्रोसीड करेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, वहाँ से हम सिलेक्शन करके ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं और डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम टैक्स के कॉलम पर आएंगे। टैक्सेस के कॉलम यहाँ पे टिक्ड है ऑलरेडी, तो कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। अगर हमें न्यू में फाइलिंग करनी है, हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है, तो हम यहाँ पर नो रहने देंगे। ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर नो रहने देना है अगर हमें न्यू रिजीम में फाइलिंग करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उल्टा कर देते हैं जिसकी वजह से उनके डिडक्शंस हाईलाइट नहीं होते हैं। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिडक्शंस हाईलाइट हो जाएंगे और आप डिडक्शंस क्लेम कर पाएंगे। तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइलिंग करनी है, और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशंस हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में कोई भी सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस आपको दिख रहे हैं तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद डिडक्शंस आते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डिडक्शंस दे देंगे। आगे भी हमें इसका शेड्यूल मिलेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये एक बेनिफिट दिया गया है, अगर आप यहाँ पर फाइलिंग कर देंगे तो आपके शेड्यूल में ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी हमें कुछ भी क्लेम नहीं करना है क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फाइलिंग स्टेटस पे जाएंगे। अब ये हम रिवाइज ITR फाइल कर रहे हैं क्योंकि जो ITR 1 फाइल हुई थी वो डिफेक्टिव थी, इसलिए यहाँ पर 39(5) पे टिक लगा हुआ है। अगर आप फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं, ओरिजिनल ITR है, तो आप 139(1) पे टिक करेंगे और ये ऑलरेडी आपके ITR फॉर्म में टिक होकर आएगा। इसके बाद नीचे हमारी रिसिट्स हैं जो कि ऑटो पॉपुलेट हो गई हैं। डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हो गई है। रेसिडेंशियल स्टेटस ले लेंगे हम, यहाँ पर रेसिडेंट हैं मतलब इंडिया के निवासी हैं और हम 182 दिन से ज़्यादा इंडिया के अंदर रहे हैं पिछले साल में। यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर भी नो कर देंगे। डायरेक्टरशिप नो कर देंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में भी नो कर देंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड ना किए गए हों। अगर आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स की सेल परचेज़ की है तो वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपके बैंक्स ऐड होने चाहिए जो भी इंडिया के अंदर हैं, साथ में वो वैलिडेटेड भी होने चाहिए और किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद है सैलरी का शेड्यूल। यहाँ पर आपके अमाउंट्स ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे, सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर है उसका टैन नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। मतलब आपके 26 AS से प्री फिल्ड हो जाता है। तो आपको यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और अपने सैलरी का अमाउंट देना है। सैलरी का अमाउंट आप लेंगे जो आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बाइफर्केशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शीट चाहिए होगी कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, DA कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितना है। ये सारा ब्रेकअप आपको अपने सैलरी स्लिप से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब झंझट नहीं चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करिए और यहाँ पर टोटल अमाउंट दे दीजिए। अमाउंट देना है आपको अपने फॉर्म 16 से और वो आपके 26 AS से भी मैच करना चाहिए।
मैच नहीं कर रहा है तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो आप यहाँ पर लेंगे, चाहे वो फॉर्म 16 का हो, चाहे वो 26 एएस का हो और चाहे वो एआईएस स्टेटमेंट का हो। अब जैसे कि हमारा जो केस है इसमें एआईएस में तो अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 26 एएस में बहुत कम दिख रहा है, आधे से भी कम दिख रहा है। तो इस केस में अगर हमने 26 एएस का अमाउंट ले लिया तो डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि एआईएस में अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। तो हमें हमेशा ज़्यादा वाला अमाउंट ही लेना है। इसके बाद जो भी फील्ड यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है उन्हें हम डिलीट कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। सैलरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई और इसमें जो हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो भी इसमें ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। आपकी सैलरी 7 लाख रुपए के नीचे आ जाएगी और इस केस में आपका टीडीएस रिफंड बन जाएगा। लेकिन अभी ये आईटीआर फॉर्म कंप्लीट नहीं है, हमें यहाँ पे कैपिटल गेन की फिगर्स भी देनी है और ऑनलाइन गेमिंग की फिगर्स भी देनी है। अब हम कैपिटल गेन के शेड्यूल पर आते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमें यहाँ पर कौन सा बॉक्स टिक करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और अगर आपको लॉन्ग टर्म दिखाना है तो आप तीसरे वाले में टिक करेंगे। हमारे केस में सिर्फ शॉर्ट टर्म है इसलिए हम ऊपर वाले पे टिक करेंगे और लॉन्ग टर्म को रहने देंगे। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म ये आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको अपना एआईएस स्टेटमेंट ओपन करना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, इसे हम क्लिक करेंगे, ये इस तरह से खुल जाएगा। अब इसे फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शंस ओपन हो जाएंगे डेट वाइज। देखिए यहाँ पर 2 फरवरी लिखा हुआ है और यहाँ पर एक एक शेयर दिया हुआ है और एक एक शेयर की वैल्यू भी दी हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो ये सारा हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ होगा तो उस पर 15% का फ्लैट टैक्स रेट लगता है। लेकिन इस केस में क्योंकि 7 लाख रुपए से कम है इनकम, तो सारा टीडीएस रिफंड हो जाएगा। जो 15% का टैक्स रेट लगेगा वो भी हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा टीडीएस के अंदर ही। पर अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से ऊपर की है और आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो आपको अलग से चालान के थ्रू 15% का शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जमा करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पर 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट होता है तब 10% का टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल फाइल आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूरा लाइन से हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से इस शीट से लेना है सिर्फ सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू। हम इसको कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और ये है हमारा सेल कंसिडरेशन सेल वैल्यू और ये है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज वैल्यू। इन दोनों कॉलम्स का हमें नीचे टोटल लगा लेना है और जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। दोनों को माइनस करने पे हमारा प्रॉफिट आ गया है। अब हम ये वैल्यूज़ अपने आईटीआर फॉर्म में ले लेंगे, सेल कंसिडरेशन और ये परचेज कंसिडरेशन। वापस से डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए टिक लगा दिया था, अब हम कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, इस बॉक्स में टिक लगाएंगे, नीचे एंट्रीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हमें लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू और यहाँ पर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि हमारी परचेज वैल्यू है। ये दोनों हम एक्सेल शीट से ले लेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ लेने के बाद हमारा जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नीचे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और इसे हम ऐड कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम कंफर्म कर देते हैं। अब हमारे केस में लॉन्ग टर्म तो है नहीं, इसलिए हम इस वाले शेड्यूल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर हमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लेना है या अगर हमारा एफडी का इंटरेस्ट है तो वो लेना है और शेड्यूल अदर सोर्सेज में ही हम ऑनलाइन गेमिंग का भी लेते हैं। यहाँ पर शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपकी फिगर्स रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स में टिक लगाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और हमारे एआईएस में जो भी रिपोर्ट हो रहा है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वो हम यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको बतानी रह गई, जब हमने कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल किया था, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में आपको ये जो फिगर दिख रही है, आप जो भी फिगर अपने
ITR फॉर्म में ले रहे हैं वो इसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर आपने अपने ITR फॉर्म में इससे कम की सेल कंसिडरेशन दिखा दी तो आपका फॉर्म डिफेक्टिव हो जाएगा। वापस से आ जाते हैं अदर सोर्सेज पर, यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद आता है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स। तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन गेमिंग का दिखाना है। यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब अपने AIS स्टेटमेंट में देखेंगे, ये है विनिंग फ्रॉम लॉटरी अंडर सेक्शन 115BB। तो यही वाला हमको लेना है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी अंडर सेक्शन 115BB। और यहाँ पर जो हमारे AIS में फ़िगर आ रही है वही हम ले लेंगे। सिर्फ 70 रुपीज़ आ रही है, पर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा कर भी दिखा सकते हैं। 100 रुपीज़ ले लेते हैं हम, कोई टैक्स तो लगना नहीं है यहाँ पर। अगर ये ज़्यादा फिगर होती तो आप एग्जैक्ट ले लेते। ऐड कर देते हैं, ये 100 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम सबसे नीचे यहाँ पे जाएंगे 10th नंबर पर, यहाँ पर भी 100 रुपीज़ यहाँ पर हमारे आ गए हैं जिस पर कि टैक्स की कैलकुलेशन होगी। इसके बाद जो आगे के कॉलम्स हैं यहाँ पर हम 00 लिख देते हैं और पूरा अमाउंट फर्स्ट कॉलम में हमने ले लिया है। कंफर्म कर देंगे। अदर सोर्सेज के बाद अब है हमारा शेड्यूल साइला है, शेड्यूल बाफला है और शेड्यूल CFL है। ये तीनों शेड्यूल्स आपके कैपिटल गेन के कैलकुलेशंस के हैं और ऑनलाइन गेमिंग जिस पर कि स्पेशल रेट लगता है, ये सारी कैलकुलेशंस इन शेड्यूल्स के अंदर होती हैं। तो ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको बस यहाँ पर ओपन करना है और शेड्यूल्स को कंफर्म करना है। इसके बाद है शेड्यूल स्पेशल इनकम। इस शेड्यूल के अंदर स्पेशल इनकम की कैलकुलेशन होती है जो कि है हमारे केस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो इस वाले शेड्यूल को भी ओपन करना है और कंफर्म करना है। इसके बाद आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस तो न्यू रिजीम में हमें मिलते नहीं हैं, तो हम इसे स्किप कर देंगे या फिर हम इसे ओपन करके और बस कंफर्म कर देंगे। फिर आ जाता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर आपकी पूरी टोटल इनकम आपको दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही है, कैपिटल गेंस की फिगर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमने दिखाया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, टोटल इनकम कैलकुलेशन नीचे आ रही है, टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई जो कि हमारी 7 लाख रुपए से कम की आ रही है, तो फुल TDS रिफंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। कंफर्म कर देंगे इसे। इसके बाद आता है टैक्सेस पेड का शेड्यूल, जहाँ पर कि TDS दिखाएंगे। TDS की फिगर्स को आपको यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना है क्योंकि ये बहुत गलत यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और ये जो टोटल टैक्स डिडक्टेड आपका TDS का अमाउंट है ये आप 26 AS से यहाँ पर ले लेंगे। अगर ये TDS का अमाउंट आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। फिर आता है हमारा लास्ट शेड्यूल जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। यहाँ पर हमारे टोटल टैक्सेस कैलकुलेट हो गए हैं और अगर आप ब्रेकअप देखना चाहते हैं यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जो आपकी सैलरी का टैक्स है वो इतना है और जो आपका स्पेशल रेट यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगा है या आपके विनिंग्स पे लगा है वो कितना है। तो पूरा ब्रेकअप यहाँ पे हमें दिख जाता है और इसके बाद नीचे आएगी आपकी TDS की फिगर, टैक्सेस पेड। यहाँ पे आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ब्रेकअप दिख जाएगा कि आपने कितना TDS यहाँ पे क्लेम किया है और इसके बाद नीचे आपका रिफ़ंड का अमाउंट आ जाएगा। ये पूरी ITR हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बीच में जो शेड्यूल्स हमने कंफर्म नहीं किए हैं वो भी आपको कंफर्म कर लेने हैं, नहीं तो जब आप अपलोडिंग करेंगे इस ITR की तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। इसके बाद हम रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह से ITR 2 की फाइलिंग करनी है। अगर आप किसी भी तरह के डिफेंस डिपार्टमेंट में हैं जैसे कि पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ ITR 1 बनाई गई है। आपको AIS से चेक करना होगा कि कौन सी ITR आपके केस में एप्लीकेबल होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं या आपको ज़रा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो कभी भी खुद से ITR फाइलिंग मत करिएगा, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिएगा। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपसे कहता है कि वो आपको फुल रिफ़ंड दिलवा देगा जबकि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा की है
तो ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह से ये रिफ़ंड बना रहा है, क्योंकि फेक डिडक्शंस क्लेम करने पर जो नोटिस आएगा या जो परेशानी होगी वो अल्टीमेटली आपको ही होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।